पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 दिन की जुडिशियल रिमांड पर 3 आरोपी भेज दिए गए हैं। टीआई रमेश शोरी सस्पेंड कर दिए गए। टीआई में मामला दर्ज करने में लापरवाही का आरोप है टीआई पर। डीजीपी ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोंडागांव से, जहां पर 15 दिन की जुडिशियल रिमांड दी गई है। टीआई रमेश शोरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देर से आए दुरुस्त आए, क्या माना जाए, कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से परिजनों ने जो आरोप लगाया था और जो पीड़ित जो आरोपी हैं उनके परिजनों ने भी ये आरोप लगाया कि हमने पैसा दिया था, घटना के बाद में हमको टीआई ने थाने पे बुलाया और उसके बाद उसने पैसे की मांग की थी। ये उन्होंने जब बाइट दिया है और पुलिस के सामने बोला है, तो आखिरी में पुलिस पहले तो मामले को बचाने की कोशिश करती रही, आखिरी में ले दे के उन्होंने इस जो कार्रवाई की है वाकई में एक बड़ी कार्रवाई माना जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। इस तरीके से था, विभाग को अपनी नाक भी बचानी थी और लगातार जिस तरीके से हल्ला उठा था कि 2.5 महीने बाद इस मामले का खुलासा हुआ। 2.5 महीने पहले जब लड़की ने आत्महत्या किया था, तो इसमें दो लोग और जिन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, एसपी के एक सरपंच है और एक गांव का कोटवार है। ये इन पर भी अब गाज गिरने की जो संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो अभी टीआई पे जो गाज गिरी है वो कहीं ना कहीं एक पीड़ित पक्ष के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि वो पद में रहते तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाते। विवेक, पीड़ित परिवार, जाहिर सी बात है पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। अब इन तमाम बड़ी कार्रवाइयों के बाद पीड़ित परिवार कितना संतुष्ट है विवेक? देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिवार की बात करें तो न्याय के लिए आखिरकार में यह हुआ था कि पिता को जहर खाकर अपने जान देने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर जब मामले का खुलासा हुआ और अभी आज जैसे हम मौके वारदात पर जब पहुंचे थे जहां पे घटना स्थल पर जिस गांव में, तो लड़के की जो लड़की की मां है उसका पता नहीं है और पिता अर्धविक्षिप्त हो चुका है। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेटी की मौत, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसको आत्महत्या करना पड़ा। लोक लाज का भय था, गांव में लोगों को ताने सुनने पड़ रहे थे, तो पिता तो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हालत में पहुंच गया था। तब ऐसा है कि इस तरीके से जो घटनाएं होती गई हैं लगातार, और लड़की के जो मृतक है उसके चाचा ने भी इस मामले में बात करते रहे, आवाज उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत होगी कि पुलिस का दबाव नहीं होगा, निष्पक्ष उनकी बेटी को जो दुनिया में रहेगी उसको न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल विवेक, हमने देखा था कि जो शव था वो कब्र से खोदकर भी निकाला गया था, हालांकि अब इसकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, अपडेट पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 पर। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कोंडागांव के धनोरा थाना इलाके में हुए गैंगरेप के मामले में प्रदेश सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 9 महीने के कार्यकाल में 1500 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले थानों में दर्ज हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से छत्तीसगढ़ आकर इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसकी जानकारी मांगी है। प्रकार की इस घटना को लेकर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी बड़ी नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की घटना में तो पीड़ा व्यक्त करती है, पर इतनी बड़ी घटना और छत्तीसगढ़ में तो बेटियों के साथ जितने बलात्कार हुए हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 महीने के अंदर 1500 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। छत्तीसगढ़ की घटना में भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। और अब बात भूपेश कैबिनेट की बैठक की करेंगे। भूपेश कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े फैसले इसमें देखने को मिले हैं। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किसानों के लिए अलग कानून बनेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अपने आप में। वन विभाग का नाम बदला जाएगा, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग इसका नाम किया जाएगा। कानून बनाने के लिए बुलाया जाएगा विधानसभा का सत्र। औद्योगिक नीति में भी अहम बदलाव होगा। राज्य स्थापना दिवस पर नहीं होगा कोई बड़ा कार्यक्रम, सिर्फ अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला, कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर को बैगाओं के पारंपरिक इलाज में शामिल औषधि पादप
बोर्ड में शामिल होगा और स्टार्टअप के लिए अलग से पैकेज की घोषणा है। एससी एसटी के लिए अलग से स्पेशल पैकेज की घोषणा। धान खरीदी के लक्ष्य निर्धारण और प्रक्रिया के संबंध में बैठक हुई। मंत्रिमंडल उप समिति की जल्द इसमें बैठक होगी। सामाजिक संस्थाओं को रियायती दरों पर जमीन मिलेगी। रियायती दर पर 7,500 वर्ग फुट तक जमीन मिलेगी। फिलहाल प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। तो ये भूपेश कैबिनेट की बैठक के बाद बड़े बड़े फैसले लिए गए आज। मसलन कानून बनाने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। वन विभाग का नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदल कर दिया गया है। बायो एथेनॉल उद्योग लगाने के लिए आपको बता दें भी फैसला लिया गया। प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी, गरीबों का चावल जैसी योजना, ये केंद्रीय कानून से प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे। इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। आज ये निर्णय लिया गया। आज ये निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस 1 नवंबर को कोविड-19 के चलते वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस का बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। केवल राज्य अलंकरण समारोह संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी स्कूल खोलने के बारे में राज्य शासन को अधिकृत किया है, लेकिन हमने निर्णय लिया है आज के मंत्रिमंडलीय उप समिति के बाद कि अभी शालाएं प्रारंभ नहीं किया जाएगा। पढ़ाई जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में चलेंगे। दूसरा, बायोएथेनॉल का जो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने MOU किया है 4 प्लांट का, आने वाले समय में इसमें और विस्तार की संभावनाएं हैं। तो उनको हम लोगों ने उद्योग नीति में निर्णय लिया था कि जो इंसेंटिव देना है, अर्ली बर्ड इंसेंटिव 6 महीने में वो स्थापित करेंगे तब हम देंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन इस अवधि को लगभग 18 माह उनके इकाई के उत्पादन में 18 महीना हम लोगों ने 6 महीना के स्थान पर उसको 18 महीना किया है। तो औद्योगिक नीति में भी बदलाव किया गया है। बायो एथेनॉल उद्योग लगाने का यह पूरा मामला है। उद्योग लगाने के लिए अधिक समय मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। MOU साइन करने के लिए 18 महीने के अंदर उत्पादन करना होगा। पहले महज 6 महीने का समय दिया गया था। अब उद्योग लगाने और उत्पादन के लिए ज्यादा समय मिलेगा। यह बड़ा फैसला भूपेश सरकार की तरफ से। और अब बात ऋचा जोगी की जाति मामले की करेंगे। ऋचा जोगी जाति मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने से रेणु जोगी और ऋचा जोगी ने मुलाकात की। जाति मामले में राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई गई है, क्योंकि ये जो मामला है उनकी जाति का है और ये 30 साल पुराना मामला है, जिसको लेकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से रेणु जोगी और ऋचा जोगी ने मुलाकात की, इंसाफ की गुहार लगाई। इससे पहले भी आज कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की थी। इसके पीछे यही लगता है कि वो हमको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, वो मैदान में उतरने ही नहीं देना चाहते हमको, और मतलब बिना किसी कारण से यानी बेकार में ही ये सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। जबकि कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि मेरे हस्बैंड की जाति के लिए, और हमारे भी मतलब जो परिवार के हैं वो आदिवासी उसमें आते, कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उसमें भी अब सवाल उठाया जा रहा है। मैंने वही कहा कि आप भी महिला हैं और महिलाओं के अधिकारों की, और मतलब वो भी आदिवासी हैं, वर्ग को बिलोंग करती हैं, तो वो रक्षा करें और मतलब
जो कुछ मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है हमारी मदद करें। तो कुल मिलाकर ऋचा जोगी की जाति पर जंग जारी है। मुंगेली से खबर, जहां पर ऋचा जोगी जाति प्रमाण पत्र मामले में छानबीन समिति के सामने आज ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु पेश हुए। ऋचा जोगी के प्रतिनिधि के रूप में पेश हुए। किसी भी तरह की नोटिस मिलने से इनकार किया गया। मीडिया के जरिए खबर मिलने की बात कही गई और आवश्यक दस्तावेजों के लिए 12 अक्टूबर का समय मिला। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनी है। मुंगेली कलेक्ट्रेट में सुनवाई हुई। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। मुंगेली से आपको बता दें, आनंद फानन में ये जो जाति प्रमाण पत्र है जारी किया गया है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। और मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी की जाति पर बवाल तो मचा हुआ ही है। अमित और ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए आदिवासी विकास परिषद ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग कर दी है। इस मामले को लेकर आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष संत कुमार नेताम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंच गया और राज्यपाल से इसकी शिकायत की। तो ये जो जोगी परिवार है, आदिवासी क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ते रहते हैं और चूंकि उनका परिवार आदिवासी नहीं है, इन लोगों ने कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी करने के लिए हमने राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हमने साथ में तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जैसे अभी मरवाही चुनाव होगा, इन लोग चुनाव लड़ने के में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हुए। मसलन अगर मैं बात करूं तो उधर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की, फिर आदिवासी विकास परिषद ने मुलाकात की, इसके अलावा ऋचा जोगी और रेणु जोगी ने मुलाकात की। क्या इस पूरे मामले को अब राज्यपाल सुलझा पाएंगे? जिस तरीके से उनके पास लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप ही अब इंसाफ कर दीजिए। देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से ऋचा जोगी का जो मामला है जाति का, और सभी लोग राज्यपाल के उनके दर पे पहुंच रहे हैं, चौखट पे जा रहे हैं, और सभी लोग यही कह रहे हैं कि ऋचा जोगी कांग्रेस के जो विधायक, कल भी 6 विधायक गए थे और आज भी जो संत कुमार नेताम जिन्होंने शिकायत की है उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। इसके अलावा रेणु जोगी और ऋचा जोगी ने भी आज मुलाकात की है। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से अड़ंगाबाजी की जा रही है, और जोगी जो ऋचा जोगी हैं उनकी जाति को लेकर जो सीधे कांग्रेस इस पे उन पे जो है हमला कर रही है। लेकिन राज्यपाल से ये गुहार लगाई है रेणु जोगी ने कि एक महिला को जिस तरह से चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेणु जोगी ने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में होता है कि रायबरेली से जो समाजवादी पार्टी या और जो दल होते हैं वो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो कम से कम जो मरवाही विधानसभा की जो सीट है वहां पर अजीत जोगी के नाम पर वो उनकी जन्मस्थली है, इसलिए उनको कांग्रेस को इस सीट को छोड़ देना चाहिए। ये भी उन्होंने एक बात को कहा है कांग्रेस को। तो इस तरह से जो है ये जाति को लेकर एक मामला बखेड़ा खड़ा हुआ है, और जिस तरह से 12 अक्टूबर को एक बार फिर से ऋचा जोगी को अपनी जाति के लेकर अपने साक्ष्य जो है, जो प्रमाण पत्र है उनको लेकर कलेक्ट्रेट में उनको उपस्थित होना होगा। और ये सब पूरे मामले को राज्यपाल के हाथ में ये है कि एक अनुशंसा होती है, उस अनुशंसा के तहत राज्यपाल के पास पूरे जो पावर होते हैं उसका इस्तेमाल राज्यपाल कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये पूरा मामला जोगी की जाति को लेकर है, अजीत जोगी जो 30 साल से अपनी जाति को लेकर लड़ते रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र 9 अक्टूबर से अब नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और मरवाही उपचुनाव पर भी 3 पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जोगी कांग्रेस हो। ये तीनों पार्टियां यहां पर पुरजोर तरीके से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिशें कर रही हैं। अगर मरवाही विधानसभा आदिवासियों के लिए आरक्षित नहीं होता तो क्या ऋचा जोगी की जाति का मामला इतना तूल पकड़ता क्या? देखिए कमरुद्दीन, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर किसी का जाति प्रमाण पत्र बन जाता है मुंगेली से, वो भी ऋचा जोगी का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन, वहां पर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था।
48 घंटे में किसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, वाकई ये बहुत बड़ा प्रश्न है सुरेंद्र की 48 घंटे के अंदर किसी की जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाई जा सकती है? मुंगेरी कलेक्ट्रेट ने इसे कैसे जारी कर दिया? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है जिसको सुलझा पाना टेढ़ी खीर तो है ही है, साथ ही साथ वक्त भी इसमें लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र अपडेट देने के लिए। एक और बड़ी खबर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा का इलाज इस वक्त जारी है। मोतीलाल बोरा साहब का दिल्ली में इलाज चल रहा है। बोरा की स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। परिवार वालों ने खबरों का खंडन किया। सोशल मीडिया में दरअसल खबरें चल रही थी जिसको लेकर अब परिवार ने खंडन कर दिया है। बोरा साहब के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको बता दें उनकी उम्र जो है 90+ इस वक्त है और उनके सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने गलत खबरें भी इसको लेकर सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जिसको लेकर परिवार ने खंडन कर दिया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईईडी बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और बिमला मंडावी से बातचीत की और उनके साहसिक कार्यों की सराहना की। सीएम ने महिला कमांडो समेत पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके के गृह मंत्री को लिखे पत्र का असर अब दिखने लगा है। नक्सल मोर्चे पर पुलिस अधिकारियों की बैठकों का दौर तेज हो गया है। डीजी नक्सल ऑपरेशन खुद सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और मानसून खत्म होने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कह रहे हैं। में अभी मानसून रिसीडिंग पर है। मानसून समाप्त होने के बाद जो हमारा नक्सल विरोधी अभियान में गति आती है उसको गति को लाने के लिए भी पीछे 3-4 दिन में इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स मेरी तेलंगाना के साथ, तेलंगाना स्टेट के अधिकारियों के साथ, महाराष्ट्र स्टेट के अधिकारियों के साथ हुई है और निकट भविष्य में अगले हफ्ते उड़ीसा के वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके साथ भी मीटिंग हमारी संभावित है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो सभी जगह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब जैसे ही मानसून अभी वापस जाने पर है तो इस समय के अंदर हमारा नक्सल विरोधी अभियान में गति आती है। तो हम सूचना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसमें 4 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, उमेश पटेल, अमरजीत भगत समेत दूसरे कांग्रेस नेता उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। एमपी के उपचुनाव में दम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। मंत्रियों और विधायकों समेत 11 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। पार्टी के लिए जोर लगाएंगे ये लोग। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।